विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और इसी क्रम में पहले वाले पार्ट में हमने देखा मानव तंत्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका पार्ट सेकंड, पीछे वाले पार्ट में दांतों के प्रकार, दांतों का कार्य और उनकी संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे एक डायग्राम बना लेंगे हल्का सा अपने जबड़े का अर्धांश। एक जबड़े के अर्धांश में या पार्ट सेकंड आगे वाले क्रम में लिखते जाएंगे अपने आप को। और ये एक जबड़े का अर्धांश है। इसमें जो दांतों का क्रम है, सबसे पहले इंसाइजर है, इंसाइजर के बाद में केनाइन है, केनाइन के बाद में प्रीमोलर, यहाँ प्रीमोलर है और प्रीमोलर के बाद में मोलर। एक जबड़े का अर्धांश है और इसमें सबसे पहले कृंतक, उसके बाद में है रदनक या भेदक, इंसाइजर्स, केनाइन्स, उसके बाद में आएंगे प्रीमोलर, अग्र च्वर्णक, अग्र च्वर्णक। इसके बाद में यह है मोलर, इनको बोलते हैं च्वर्णक। तो ये एक जबड़े का दंत विन्यास है। एक जबड़े में दांतों का क्रम है वो किस प्रकार से पाया जाता है। एक जबड़े का अर्धांश है, आधे वाला पार्ट इधर रह गया इसमें। अब हम आगे देखेंगे, इसको बढ़ा लें एक बार। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे मानव का दंत सूत्र, टीथ फॉर्मूला के बारे में। दंत सूत्र किस प्रकार से है, यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, क्या आपका लिखा हुआ था। दूसरा विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर 2, मानव दंत सूत्र। एक बार देखेंगे मानव दंत सूत्र। पीछे हमने पढ़े थे कि मानव में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक अस्थायी होते हैं जिनको दूध के दांत भी बोलते हैं। अस्थायी दांत या उनको मिल्क टीथ, दूध के दांत। और एक है स्थायी दांत या इनको वयस्क दांत। तो 2 प्रकार के दांत मानव में पाए जाते हैं। एक अस्थायी दांत है, इनको दूध के दांत भी बोलते हैं, और दूसरे स्थायी दांत हैं जिनको वयस्क दांत बोला जाता है। सूत्र में इसमें लिखेंगे, देखो इनका क्रम जो है ICPN बटा ICPN। और अस्थायी दंत सूत्र जो है यह है अपना 2102 बटा
21 0। ये एक जबड़े के अर्धांश का है, यानी एक जबड़े का आधा भाग जो है उसमें दांतों की संख्या है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका भी आधा पार्ट और नीचे वाला दोनों को डबल करेंगे तो ये देखो 2 और 1 3 और 2 5, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, और ये भी 5 और 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। टोटल दांतों की संख्या 20। 10 है ऊपरी जबड़े में और 10 है निचले जबड़े में। इस प्रकार से अस्थायी या दूध के दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। इसके बाद में स्थायी दंत सूत्र में आएगा वही ICPM, ये दांतों का क्रम यही रहेगा, अग्रभाग से जबड़े के अग्रभाग से पश्च भाग की ओर बटा ICPM। इसको हम लिखेंगे 21 23 बटा 21 23। यहाँ मैं थोड़ा अक्षरों को मोटा लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ICPM बटा ICPM इंसाइजर्स हैं, केनाइन हैं, प्रीमोलर हैं और मोलर हैं। इनके बारे में आपको पीछे बता दिया गया। इंसाइजर को कृंतक कहते हैं, केनाइन को रत्नक या भेदक कहते हैं, और जो प्रीमोलर है इसको अगर च्वर्णक और मोलर को च्वर्णक। तो इसमें एक जबड़े के अर्धांश में 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, और इसका हम डबल करेंगे 8 हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, आगे देखेंगे आप, इसी के क्रम में आप लिख लेंगे 21 23 बटा 21 23, ऊपरी जबड़े का डबल और निचले जबड़े का भी डबल। तो ऊपर हो गए 8 गुण 16 और नीचे वाले जबड़े में भी 16। इस प्रकार से वयस्क में टोटल दांतों की संख्या हो गई 32। वयस्क में टोटल जो दांतों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 32। अब देखें यहाँ से बनने वाले प्रश्न। पहला आपका प्रश्न हो गया कि मानव में कितने प्रकार के दांत, 2 प्रकार के हो गए। एक ऐसा हो गया इसको मिल्क टीथ या दूध के दांत, मिल्क टीथ या दूध के दांत भी कहते हैं। और दूसरे हो गए परमानेंट टीथ, स्थायी दांत, या इनको एडल्ट टीथ वयस्क दांत भी कहते हैं। तो 2 प्रकार के दांत हो गए। जो अस्थायी दांत हैं या बच्चों में जो दांत हैं, उन बच्चों में दांतों की संख्या कितनी है 20। सूत्र इसका ध्यान रखेंगे। और एक विशेष तौर से यहाँ देखेंगे कि दोनों ही जबड़ों में, बच्चों में या अस्थायी दांतों में कौन से दांत जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं, कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो प्रीमोलर है अगर च्वर्णक, इन प्रीमोलर की संख्या है वो अस्थायी दांतों में अर्थात बच्चों में इनकी संख्या अनुपस्थित होती है, और ये वयस्क में क्या होती है उपस्थित। तो यहाँ आपका फॉर्मूला इतना ही बदलेगा कि यहाँ एक तो ये एब्सेंट वाले दांतों की संख्या का ध्यान रखेंगे कि भाई बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, और एक मोलर्स जो है, बाकी सारे दांतों की संख्या बराबर है, केवल इन 2 में डिफरेंस है। बच्चों में या अस्थायी दांत में मोलर्स जो हैं, इन मोलर्स की संख्या यहाँ 4 ऊपरी जबड़े में है और 4 ही नीचे वाले जबड़े में है। इस प्रकार से मोलर्स टोटल अस्थायी दांतों में या बच्चों में मोलर्स की संख्या 8 होती है, और वयस्क में 6 ऊपर वाले में हो गए और 6 ही नीचे वाले में। इनका मतलब है डबल, एक अर्धांश जो जबड़े का इसका। तो 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में। तो मोलर्स की संख्या जो है वो वयस्क में होती है 12, और बच्चों में मोलर्स की संख्या होती है 8। इसके अलावा जो प्रीमोलर हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं और वयस्क में ये पाए जाते हैं। तो ये तो आपका दांतों के बारे में उतार लेंगे। इसको अपनी कॉपी में इसको व्यवस्थित रूप से उतार लेंगे। यहाँ मैं बोर्ड में आगे पीछे भी लिखूँ तो आप अपनी कॉपी में इसको सुटेबल तरीके से उतार लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। ये तो मानव दंत सूत्र हो गया। बनने वाले प्रश्नों का भी आप इसके साथ साथ देखते जाएंगे वही कौन कौन से प्रश्न इसमें बनते हैं। जैसे अभी पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ
कि बट इसमें मानव में दांत कितने प्रकार के, तो मानव में दांत हो गए 2 प्रकार के, एक अस्थायी हो गया, एक स्थायी हो गया। मानव में अस्थायी दांतों का सूत्र और मानव में स्थायी दांतों का सूत्र, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मानव में अस्थायी दांतों में अस्थायी दांतों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों में या दूध के दांतों में अग्रच्वर्णक नहीं पाए जाते हैं, और जो मोलर्स है इन मोलर्स की संख्या में भी दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, एक हमारे मानव के दांतों पर पीले रंग का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन में डैश लगा के लिखेंगे, दांतों पर पीले रंग का आवरण, पीले रंग का आवरण पाया जाता है। और इस पीले रंग के आवरण को, इसमें आगे अपनी लैंग्वेज जोड़ते जाएंगे, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको मैं बोर्ड पर नहीं लिख पा रहा हूँ बोलने की वजह से, तो आप इसका क्रम नहीं तोड़ें। दांतों पर पीले रंग का आवरण पाया जाता है जिसे इनेमल, जिसको क्या कहेंगे, इनेमल या दंत वल्क कहा जाता है। इनेमल या इसको क्या कहा जाता है, दंत वल्क कहा जाता है। इनेमल जो है इसके बारे में देखेंगे। पीले रंग का दांतों के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, हमारे जो टीथ होते हैं इन दांतों के ऊपर जो पीले रंग का आवरण है, इस पीले रंग के आवरण को ही क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है। इनेमल की विशेषता है एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक तो यह है कि किससे मिलकर के बना होता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। दूसरा, ये हमारे जो शरीर का है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। सबसे कठोर भाग कौन है, इनेमल। तो यहाँ इस इनेमल का ही अंग्रेजी नाम है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, दंतवल्क कहा जाता है। तो इनेमल या दंतवल्क हो गया उसकी परिभाषा। और इनेमल के बारे में बना किससे होता है, किससे मिलकर के, कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। और एक शरीर का क्या होता है, ये सबसे कठोर भाग होता है। तो ये हमारे मुंह में पाए जाने वाले दांत। तो मुख का वर्णन कंप्लीट हुआ। मुख में कौन कौन सी संरचनाएं, जीभ के बारे में हमने देखा, लार ग्रंथियों में और आगे पाचक ग्रंथियों में हम और पढ़ेंगे दांतों के बारे में, दांतों के प्रकार, दांतों के कार्य, दंत सूत्र और दांतों पर पाया जाने वाला आवरण जो इनेमल होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसके बाद में आप हेडिंग डालें दर्शनी। हेडिंग्स, गर्शनी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि गर्शनी क्या है। तो इसमें आगे लिखें, गर्शनी क्या है, यह एक कूपीनुमा संरचना है। हेडिंग्स की बात हम कर रहे हैं, किस प्रकार की संरचना है, ये कूपीनुमा संरचना है जो मुख गुहा के पिछले भाग से निकलती है। मुख गुहा के पिछले या पीछे के भाग से निकलती है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसको डैश लगा करके नीचे। इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि जो गर्शनी है, ये जो गर्शनी है ये भोजन तथा वायु, भोजन है तथा वायु का उभय मार्ग, भोजन का और वायु का क्या है, ये उभय मार्ग है। इसके बाद में जो गर्शनी है और गर्शनी के बाद में हमारी ग्रासनाल है, गर्शनी तथा ग्रासनाल। गर्शनी और ग्रासनाल के संगम स्थल पर एक उपास्थि संरचना पाई जाती है, उपास्थियों की बनी हुई।
उपास्थि संरचना पाई जाती है और इस उपास्थि संरचना को घाटी ढापन या इसको एपिग्लोटिस, घाटी ढापन या एपिग्लोटिस इसको कहा जाता है। इस एपिग्लोटिस का जो मुख्य कार्य है, यहाँ घाटी ढापन या एपिग्लोटिस, इस घाटी ढापन या एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य, कुछ ऐसी बातें जो मैं लिखा रहा हूँ उसको नीचे डैश लगा करके आप लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में पूरा, कि घाटी ढापन या एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य भोजन तथा वायु को अलग अलग मार्गों में भेजना, भोजन और वायु को अलग अलग मार्गों में भेजना, किसका काम है ये? घाटी ढापन या एपिग्लोटिस का काम है। पुनः देखेंगे घर्षणी के बारे में यही है। देखो घर्षणी में किसी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, जो आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे पाचन के बारे में जब अध्ययन करेंगे तब। पहली बात है कि घर्षणी किस प्रकार की संरचना है, एक कूपीनुमा संरचना है। दूसरा आपको याद रखना है कि घर्षणी जो है वो उभय मार्ग है, किसका? भोजन का और वायु का। प्रश्न आप अपनी लैंग्वेज में मन ही मन में बना लेंगे स्वतः। एक दो वीडियो देखने के बाद में आपको स्वयं को अभ्यास हो जाएगा कि कौन सी लाइन में से किस प्रकार का प्रश्न है वो बन सकता है। तो प्रत्येक लाइन में से आपका एक प्रश्न बनेगा। एक्स्ट्रा बातें आपको नहीं लिखाई जाएंगी, जो केवल काम की लाइनें हैं वो ही आपको लिखवाई जा रही हैं। प्रत्येक लाइन को आप गौर से पढ़ेंगे और गौर से लिखेंगे। तो भोजन और वायु का जो उभय मार्ग है ये कौन सी है? घर्षणी है। इसके बाद में जो एपिग्लोटिस है या घाटी ढापन है, ये आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पाया जाता है। तो घर्षणी और ग्रासनाल दोनों का जहाँ संगम स्थल होता है, ये अपनी घर्षणी है और घर्षणी के बाद में यहाँ से जो ग्रासनाल शुरू होती है, इन दोनों के संगम स्थल पर एक उपास्थि संरचना जिसको एपिग्लोटिस या घाटी ढापन कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि एपिग्लोटिस का या घाटी ढापन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? भोजन को और वायु को दोनों को अलग अलग मार्गों में या अलग अलग मार्गों में भेजना, अलग अलग तरीकों में भेज देते हैं, अलग अलग मार्गों में भेजना। यानी ये भोजन को तो ग्रासनाल में और वायु को ट्रेकिया में, जो श्वसन नली है उसके अंदर क्या कर देता है? प्रवाहित कर देता है, भेज देता है। तो ये घर्षणी के बारे में था। इसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे घर्षणी के भाग, इसको लिख लें। लिखने के लिए आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं और इसका और अच्छा प्रचालन आप देख लें। वीडियो के ऊपर जो आपको ऐसे अंगुली से स्पर्श करने पर इसके ऊपर 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। इनके ऊपर अगर आप टच करेंगे तो आपके इसमें वीडियो की स्पीड, वीडियो की क्वालिटी, इनके बारे में आपको और ऑप्शन मिलेंगे। तो इनकी सहायता से आप वीडियो को, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हम यहाँ अध्यापक धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। 1.25 है, 1.50 है, 1.75 है, 2 तक, यानी उसको डबल तक आप कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप लिखने में जब तक पहले पढ़ाया जाए पहले उसको समझो और समझने के बाद में लिखो, उस समय आप वीडियो को क्या कर सकते हैं? आसानी से रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, फिर लिख करके फिर उसको आगे चलाएं। तो घर्षणी है, घर्षणी के भाग, घर्षणी के भाग। और यहाँ से आप 3 लाइन निकालेंगे। घर्षणी के 3 भाग हैं। एक मुख्य घर्षणी है, घर्षणी के भाग में मुख्य घर्षणी है, एक नासा घर्षणी है और एक कंठ घर्षणी है। एक कौन सी है? कितने भागों में बांटा गया है घर्षणी को? 3 भागों में, मुख्य घर्षणी, नासा घर्षणी और कंठ घर्षणी। तो ये घर्षणी के क्या है? 3 भाग हैं। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे ग्रासनाल। ये तो घर्षणी की संरचना हुई, घर्षणी के बारे में जानकारी। घर्षणी का जो कार्य है वो है भोजन को
मुख्य गुहा से ग्रासनाल तक भेजना। उसके बाद में आप हेडिंग डाल लें ग्रासनाल, या इस ग्रासनाल को ही गर्शिका कहते हैं, और ईसोफेगस, ग्रासनाल या ईसोफेगस या गर्शिका। ये क्या है? एक पतली सक्रिय नलिका है, पतली सक्रिय नली है जो गर्शनी के अंतिम भाग से लेकर के आमाशय तक, देखते जाएंगे कहां से कहां तक, गर्शनी का अंतिम भाग, गर्शनी के अंतिम भाग से लेकर के कहां तक पाई जाती है ये, आमाशय तक। आप पूरा लिखेंगे, गर्शनी के अंतिम भाग से लेकर के आमाशय तक पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे यहां गर्शनी का और ग्रासनाल का, गर्शनी तथा ग्रासनाल का मुख्य जो कार्य है, दोनों का ही मुख्य कार्य है भोजन को मुख गुहा से, भोजन को मुख गुहा से कहाँ तक, आमाशय तक भेजना। ये फेरेंक्स और ईसोफेगस यानी गर्शनी और ग्रासनाल या गर्शिका दोनों का मुख्य कार्य है भोजन को मुख गुहा से कहाँ तक भेजना, आमाशय तक भेजना। तो ये बात हुई हमारी किसकी, ग्रासनाल या गर्शिका की। नेक्स्ट देखें, इन दोनों का आप ध्यान रखेंगे, गर्शनी और गर्शिका दोनों में किसी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। और एक गर्शनी का आपको ध्यान रखना है कि गर्शनी क्या है, भोजन का और वायु का दोनों का उभय मार्ग है। इसके बाद में हम, हमारा एक मुख्य भाग है अनाल का, आमाशय, स्टोमक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, थैलेनुमा संरचना है, अंग्रेजी के अक्षर जे के समान इसकी आकृति होती है। तो इसमें सबसे पहले तो आप लिखेंगे, ये भी पेशीय संरचना है। इन पेशीय संरचनाओं का मतलब केवल इसमें मसल्स पाई जाती हैं, हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। तो यह एक पेशीय, यह एक पेशीय थैलेनुमा संरचना है, पेशीय थैलेनुमा संरचना है। आकृति जो है ये अंग्रेजी के अक्षर, आकृति है अंग्रेजी के अक्षर है जे के समान, जे के समान इसकी क्या होती है, आकृति होती है। इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे होता है, अंग्रेजी के अक्षर जे के समान इसकी क्या होती है, आकृति होती है। स्थित कहाँ होता है, यह ग्रहणी तथा उदर गुहा के मध्य जो एब्डोमेन है, ग्रहणी ये ग्रहणी और ग्रासनाल यानी गर्शिका, ग्रहणी और ग्रासनाल के मध्य उदर गुहा, उदर गुहा में हमारे शरीर में बाईं तरफ स्थित होता है। ये इसकी हमारे शरीर में स्थिति है। यहाँ इसमें आपको दो चीजें, किस प्रकार की संरचना है, थैलेनुमा, आमाशय जो है वो किस प्रकार की संरचना है, थैलेनुमा, आकृति कैसी होती है, अंग्रेजी के अक्षर जे के समान इसकी आकृति होती है। वो हमारे शरीर में पाया कहाँ जाता है, गर्शनी है और ये ग्रहणी है, और ऊपर से जो आ रही है ग्रासनाल, ऊपर से आ रही है ये ग्रासनाल, और यहाँ फिर यह ग्रहणी है या पेंक्रियाज आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में उदर गुहा के बाईं तरफ क्या होता है, ये स्थित होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, आमाशय के भाग, पार्ट ऑफ स्टोमक, आमाशय के भाग। कि आमाशय के कितने भाग हैं, आमाशय के
भाग, और यहाँ आप देखेंगे आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से आप 3 लाइन निकाल लेंगे। पहले भाग का नाम है कार्डियक भाग। पहला भाग है कार्डियक भाग, या इसको जठरागम भाग भी कहा जाता है। दूसरा इसका भाग है और उसका नाम है फंडिस। आमाशय के दूसरे भाग का नाम क्या है? फंडिस। इसी प्रकार से लिखेंगे लाइन निकाल करके। तीसरा भाग है इसका, इसको पाइलोरिक भाग भी या जठर निर्गमी, पाइलोरिक भाग, या इसको कहा जाता है जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग, जठर नाम दिया है कि आमाशय में जो जूस पाए जाते हैं, रस, पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस, इनको जठर रस कहा जाता है। इसलिए यहाँ जठर आगम का मतलब ग्रासनाल से जठर आएगा तो वो कार्डियक शुरू का भाग है। बीच वाला भाग इसका फंडिस है, और जो लास्ट में ड्यूोडेनम से जुड़ता है, ये ड्यूोडेनम से जुड़ने वाला है, इसका पाइलोरिक या जठर निर्गमी भाग। इसके नीचे लिखेंगे आप कार्डियक के, इस भाग से ग्रासनाल आमाशय में प्रवेश करती है। इस भाग से ग्रासनाल आमाशय में प्रवेश करती है। इसके बारे में और क्या है? आमाशय का प्रारंभिक भाग है, पहला भाग ही है। आमाशय का प्रारंभिक भाग है, और इसके बाद में आप नीचे इसके बारे में देखेंगे कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? कार्डियक। आमाशय का सबसे बड़ा भाग। तो 3 बातों का ध्यान रखेंगे इसके बारे में। फंडिस भाग में लिखेंगे ये आमाशय का मध्य भाग है। फंडिस जो है इसके नीचे आप लिखेंगे आमाशय का क्या है? ये मध्य भाग है। लैंग्वेज के बारे में आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज पूरी लिखेंगे, इंटर नहीं करेंगे। यहाँ मैं आपको, क्योंकि बोर्ड का जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसी के अनुसार मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप पूरा लिखेंगे कि फंडिस के नीचे जैसे मैंने बोला है कि आमाशय का क्या है? मध्य भाग है। तो यह आमाशय का मध्य भाग है। पाइलोरिक वाले भाग के नीचे लिखेंगे, और यह है आमाशय का अंतिम भाग है। आमाशय का अंतिम भाग है, और ये भाग है किसमें खुलता है? अंत में जाकर के छोटी आंत में। यह है भाग छोटी आंत में, और छोटी आंत का भी पहला भाग है ग्रहणी, ड्यूोडेनम। छोटी आंत आप लिख लेंगे, छोटी आंत में खुलता है। पुनः देखेंगे एक बार, पहले उतार लो इसको। आमाशय के भाग 3 लेग निकालेंगे। तीनों लेगों में पहली लेग में लिखेंगे कार्डियक भाग, या इसको जठरागम भी कहा जाता है। दूसरा है फंडिस, तीसरा पाइलोरिक या जठर निर्गमी भाग है। कार्डियक भाग के नीचे आप देखेंगे इस भाग से ग्रासनाल आमाशय में प्रवेश करती है। एक आपको ध्यान रखना है, आमाशय का प्रारंभिक भाग कौन सा है? कार्डियक भाग। और आमाशय के ये जो 3 भाग हैं, इन तीनों भागों में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कार्डियक भाग है। इसको लिखें। इसके बाद में हम आमाशय का चित्र बनाएंगे। यह आमाशय की लगभग सामान्य जानकारी आपको यहाँ दी गई है। आपके कोर्स में भी लगभग सामान्य जानकारी है, जहाँ तक है वहाँ तक आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जा रहा है, जिससे ज़्यादा आपकी बाहर भी नहीं हो। बाकी फिर भी कुछ चीज़ें आपको, जो अच्छे टैलेंट स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी, तो आपको पूर्ण अध्ययन ही आपको करना है, कुछ भी छूटे नहीं। आमाशय का आप चित्र बनाएंगे।
प्रकार से। और इस आमाशय में दो प्रकार की अवरोधिनी पाई जाती हैं। एक जठरागमन अवरोधिनी होती है, यानी एक तरह से वाल है जो आमाशय में जो भोजन है इस भोजन की गति को नियंत्रित करते हैं। दो अवरोधिनी पाई जाती हैं, एक ग्रासनलिक अवरोधिनी होती है और एक जठर निर्गमी अवरोधिनी होती है। और इसका पहला भाग जो है वो हमने देखा था, इसका एक कार्डियक भाग है, ये वाला भाग प्रारंभिक भाग है और इसको कार्डियक भाग, बीच वाला जो लगभग भाग होता है इसका ये फंडिस भाग, और अंतिम भाग जो ग्रहणी में खुलता है इसको पाइलोरिक या जठर निर्गमी भाग कहा जाता है। यहाँ से ये ग्रहणी है, आगे ये ग्रशिका है, ग्रासनाल, ये ग्रासनाल है, ये ड्यूोडेनम ग्रहणी है, यह आमाशय का पाइलोरिक भाग, या इसको जठर निर्गमी पाइलोरिक भाग या जठर निर्गमी भाग कहेंगे। यह आमाशय का पहला भाग है, इसको हम कार्डियक भाग कहेंगे, या इसका दूसरा नाम है जठरागम, जठर का आगम, और यह है इसका फंडिस भाग है। ये कौन सा भाग है? फंडिस भाग है। और इसी के साथ में आमाशय में दो प्रकार की अवरोधिनी पाई जाती हैं। एक तो यह अवरोधिनी है, इसको हम बोलेंगे ग्रासनाल अवरोधिनी, ग्रासनाल अवरोधिनी, ये ग्रासनाल अवरोधिनी है। और यहाँ ये जो अवरोधिनी ये वाल्व है ये है जठर निर्गमी, यहाँ से जठर जो है वो आमाशय से बाहर निकलता है, निर्गम, जठर निर्गमी अवरोधिनी, जठर निर्गमी अवरोधिनी। तो ये आमाशय का नामांकित चित्र है, इसको आप बना लें। इसके बाद में बना लें एक बार इसको। इसके बाद में हम देखेंगे आमाशय की अवरोधिनी, आमाशय की अवरोधिनी। और जैसा अभी हमने इसमें चित्र में देखा है कि आमाशय में दो प्रकार की अवरोधिनी पाई जाती हैं, आपकी नोटबुक में पढ़ा हुआ है, उसको देख लेंगे। तो आमाशय की अवरोधिनी में हेडिंग डालेंगे यहाँ आमाशय की अवरोधिनी, और यहाँ आमाशय में दो प्रकार की अवरोधिनियां पाई जाती हैं। इसमें अभी पहला था जठरागमी, या इसको आप ग्रासनाल अवरोधिनी, एक ग्रासनाल अवरोधिनी है और एक है जठर निर्गमी अवरोधिनी। लिख लेंगे इसको, एक ग्रासनाल अवरोधिनी है और एक जठर निर्गमी अवरोधिनी है। ग्रासनाल अवरोधिनी के नीचे लिखेंगे कि गर्शिका को और आमाशय को अलग कर रही है। जैसा अभी हमने चित्र में देखा था कि जो इस प्रकार से अभी जो हमने डायग्राम बनाया, और इसमें अभी हमने देखा यहाँ जो है ये गर्शिका है और एक अवरोधिनी यहाँ पाई जाती है। इसके नीचे तो लिख लेंगे, इसको अलग करती है ये गर्शिका तथा आमाशय, पूरा लिख लेंगे। गर्शिका तथा आमाशय को क्या करती है? ये अलग करती है। और इसके बाद में देखेंगे इसी के नीचे काम क्या है इसका, आमाशय से भोजन को, आमाशय से भोजन को पुनः गर्शिका में जाने से रोकती है, गर्शिका में जाने से रोकती है। ये इसका कार्य हो गया। आमाशय से भोजन को वापस किसमें नहीं जाने देगी? गर्शिका में नहीं जाने देगी। इसके बाद में है जठर निर्गमी है,
किसको विभाजित करेगी, आमाशय को और छोटी आंत को। हम छोटी आंत का ये जो ड्यूोडेनम है ग्रहणी, तो यहाँ इसके नीचे लिख लेंगे आमाशय तथा छोटी आंत, आमाशय, और ये छोटी आंत को डिवाइड करती है, पृथक करती है। इसका जो कार्य है, इसका कार्य है यह आमाशय से भोजन को छोटी आंत में जाने के लिए नियंत्रित करती है। छोटी आंत में जाने के लिए नियंत्रित, आमाशय में जब भोजन का पाचन हो रहा है तो आमाशय का जितना कार्य है उतना पूरा होने के बाद में ही भोजन किस में जाए, छोटी आंत में जाए। इसके लिए कंट्रोल का काम कौन करेगी, जठर निर्गम अवरोधिनी करेगी। तो ये दोनों के कार्य हैं। इसके बाद में एक आपने पहले भी मैंने बताया था कि आमाशय में जो भोजन होता है, नीचे वैसे लाइन के नीचे डैश लगा के लिख लेंगे कि आमाशय में जो भोजन पाया जाता है इसको काइम कहते हैं। आमाशय में उपस्थित भोजन ये क्या कहलाता है, काइम। और काइम में क्या होगा, जो मुख गुहा में जो बोलस था और इस बोलस में, एक तरह से इसको हम लिखें भाई काइम क्या होता है, मुख गुहा में पहले बोलस बना, बोलस और जो जठर रस, इन दोनों का जो मिश्रण है, बोलस का और जठर रस का जो मिश्रण है वही क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। तो आमाशय में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे छोटी आंत। अभी इनके लिए हम सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल, आहार नाल के जो मुख्य मुख्य भाग हैं, इन मुख्य मुख्य भागों की सामान्य जानकारियां हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत के बारे में बात करेंगे। इसमें लिखेंगे, देखो पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग, सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो किसमें होता है, छोटी आंत में। अवशोषण भी सबसे ज्यादा छोटी आंत और पाचन भी सबसे ज्यादा छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग, पाचन तंत्र का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। लंबाई के बारे में हम जिक्र कर चुके थे पहले। लंबाई है इसकी लगभग मानव में 6 से लेकर के 7 मीटर तक, 6 से लेकर के 7 मीटर तक। नेक्स्ट लिखेंगे, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण, सर्वाधिक पाचन और अवशोषण किसमें होगा, छोटी आंत में। आगे आप लाइन को पूरी करेंगे। सर्वाधिक पाचन और अवशोषण किसमें होगा, छोटी आंत में। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन है वो अनाल के किस भाग में होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। एब्जॉर्बेशन जो है, एब्जॉर्बेशन वो भी किसमें होगा, सबसे ज्यादा छोटी आंत में। लंबाई का कोई ज्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट है, आप लिखेंगे छोटी आंत के भाग, हेडिंग डालेंगे वही अपनी कॉपी के बीच में, छोटी आंत के भाग, छोटी आंत के भाग। जिन बच्चों के इंग्लिश वर्ड लिखने में अगर उनकी फिर भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हिंदी में लिख देंगे। बाकी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंटरेस्टिंग है और इंग्लिश वर्ड भी याद करना चाहते हैं, तो अपना पूरा इंग्लिश वर्ड भी, जो भी वर्ड बोले जाते हैं उनको भी आप ध्यान से सुनेंगे, लिखे जाते हैं उनको भी आप ध्यान से सुनेंगे और इनको लिखेंगे भी अपनी नोट बुक में बहुत सुंदर तरीके से। तो यहाँ छोटी आंत के भाग हैं और छोटी आंत के भी 3 भाग हैं। पहला जो इसका भाग है वो है ग्रहणी। दूसरा जो भाग है उसको कहा जाता है अग्र क्षुद्रांत्र, और छोटी आंत का तीसरा भाग है उसको हम कहेंगे क्षुद्रांत्र। अंग्रेजी में इसको कहेंगे
ड्यूओडिनम, हिंदी में लिख लें इसकी ड्यूओडिनम। कई बार इसको हिंदी में भी पूछ लिया जाता है ऐसे कहीं, ड्यूओडिनम। और जो अगर क्षुद्रांत्र है इसको कहेंगे जेजुनम, जेजुनम। और जो क्षुद्रांत्र है इसको कहेंगे इलियम, इलियम। हिंदी में भी लिख लेंगे जेजुनम, और इसको हिंदी में लिख लेंगे इलियम। DJI क्रम से भागों का ध्यान रखेंगे, यानी छोटी आंत के अग्रभाग से पृष्ठ भाग की ओर, पीछे की ओर, आगे से पीछे की ओर, या आमाशय से बड़ी आंत की तरफ। आमाशय के पास वाला है ग्रहणी, बीच वाला है अगर क्षुद्रांत्र, और क्षुद्रांत्र किससे जुड़ेगा आगे जाकर के, बड़ी आंत से जुड़ेगा। तो ग्रहणी को कहते हैं ड्यूओडिनम, अगर क्षुद्रांत्र को कहते हैं जेजुनम, और क्षुद्रांत्र को कहा जाता है इलियम। अब इसमें देखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे जो ग्रहणी है, इसके नीचे यह भाग आमाशय से जुड़ा रहता है, दिखाई दे रहा है, आप देखते रहेंगे किससे जुड़ता है यह भाग, आमाशय से। यह भाग आमाशय से जुड़ा रहता है। इसके बारे में एक बात और लिखेंगे, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, छोटी आंत का क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है। और इसके बारे में भोजन का, यानी छोटी आंत में तो पाचन होता ही है, पूरी आहार नाली की हम बात करें तो भोजन का सर्वाधिक पाचन है वो छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी कौन से भाग में, ग्रहणी भाग में, यानी छोटी आंत के भी ग्रहणी में, यानी भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का सर्वाधिक पाचन जो है वो छोटे आंत के भी ग्रहणी में होता है। अवशोषण भी, अवशोषण उसमें ज्यादातर अगर क्षुद्रांत्र में होगा। इसके बाद में अगर क्षुद्रांत्र में लिखेंगे, ये छोटी आंत का मध्य भाग है, पूरा लिखेंगे आप, छोटी आंत का क्या है, मध्य भाग है। अगर क्षुद्रांत्र के नीचे आप लिखेंगे, अगर क्षुद्रांत्र में छोटी आंत का क्या है, मध्य भाग है। और इस भाग का मुख्य कार्य, यह भाग मुख्यतः है, यह इसका मुख्य कार्य है, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, पचे हुए भोजन का क्या करना, अवशोषण करना, इस भाग का क्या है, मुख्य कार्य है। इसी में लिखेंगे, इस भाग में अवशोषण के लिए आंत्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। जेजुनम जो है, इस जेजुनम में अवशोषण के लिए, एब्जॉर्प्शन जो होता है इसमें, तो अवशोषण के लिए आंत्र कोशिकाएं, एंटेरोसाइट जिसको बोलते हैं, आंत्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। आंत्र कोशिकाएं, एंटेरोसाइट सेल्स इसमें पाई जाती हैं, आंत्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इसके बाद में जो क्षुद्रांत्र है ये भी अवशोषण का काम करता है, लेकिन यह जो भाग है, यह भाग मुख्यतः है, यह भाग मुख्यतः है, एक तो जो पित्त लवण है, पित्त लवणों का और विटामिनों का, बाइल है, एक तो पित्त लवण है, पित्त लवण तथा विटामिनों का, पित्त लवण और विटामिनों में भी सबसे ज्यादा B12 का अवशोषण करता है, विटामिनों का अवशोषण करता है, विटामिनों का अवशोषण करता है। तो ये अपने हो गए छोटी आंत के भाग। कितने भाग हैं? 3 हैं, एक ग्रहणी है, एक अग्र क्षुद्रांत्र है और एक क्षुद्रांत्र है। तो पहले 3 भागों का नाम आपको याद करना है कि छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं।
एक ग्रहणी है, एक अगर क्षुद्रांत्र है और एक क्षुद्रांत्र है। 3 भाग हो जाएंगे। ग्रहणी को अंग्रेजी में डिओड्यूनम, सीधा भी पूछ लिया जाता है डिओड्यूनम क्या है, तो छोटी आंत का क्या है, प्रारंभिक भाग है। जेजुनम क्या है, छोटी आंत का मध्य भाग है। इलियम क्या है, छोटी आंत का पश्चिम भाग है। कार्य भी आपका ज्यादातर अगर देखें तो अवशोषण, इसका पाचन का सबसे ज्यादा काम है वो डिओड्यूनम में, अवशोषण का सर्वाधिक जो काम होता है वो अगर क्षुद्रांत्र में, और इसके बाद में बचे हुए जो पित्तलवण हैं और विटामिन में भी सबसे ज्यादा B12 जो विटामिन है इसका अवशोषण किसके अंदर होता है, क्षुद्रांत्र में होता है। और सबसे छोटा भाग है ये डिओड्यूनम वाला, इसका भी आप क्या रखेंगे, मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नोट लगा के लिखें, इसमें वैसे आपको लिखा दिया गया है कि अवशोषण के लिए कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, अवशोषण के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एंटेरोसाइट कोशिकाएं पाई जाती। इसके बाद में ये छोटी आंत की जानकारी हुई। छोटी आंत के बाद में एंटेरोसाइट कोशिकाओं का ध्यान रखेंगे। अवशोषण का मुख्य कार्य कौन सी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डैश लगा के लिखेंगे कि जो आंत है इसे आंत्र की भीतरी सतह पर, भीतरी सतह पर अंगुली नुमा, भीतरी सतह पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। लिखने इसको, आंत्र की भीतरी सतह पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं और इन अंगुली नुमा उभारों को दीर्घरोम या इनको चूसक या इनको विलाई, दीर्घरोम, चूसक या इनको क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जो आंत है इन आंतों की भीतरी सतह पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं और इन अंगुली नुमा उभारों को दीर्घरोम या चूसक या विलाई कहते हैं। काम क्या करते हैं इसके नीचे लिखेंगे, ये है या चूसक या जो दीर्घरोम है ये अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। इनका कार्य क्या है, ये है अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं जिससे पोषक पदार्थों का सरलता से अवशोषण हो जाता है। पोषक पदार्थों का सरलता से क्या हो जाता है, अवशोषण। तो आपका ध्यान रखेंगे दीर्घरोम या चूसक या इनको हिंदी में भी विलाई के नाम से पूछ लिया जाता है कि विलाई क्या है और इसका कार्य क्या है। तो परिभाषा इसकी आप देंगे कि छोटी आंत की जो भीतरी सतह है, इससे छोटी आंत की भीतरी सतह है, इस भीतरी सतह में क्या पाए जाते हैं, इसे अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं और इन अंगुली नुमा उभारों को ही क्या कहा जाता है, विलाई या दीर्घरोम या चूसक कहा जाता है। इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे बड़ी आंत। नेक्स्ट, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन है ये, बड़ी आंत में लिखेंगे छोटी आंत तथा गुदा के बीच का भाग, छोटी आंत और गुदा यानी छोटी आंत तथा किसके बीच का भाग है, गुदा के बीच का भाग है। छोटी आंत तथा गुदा के बीच का भाग है। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इस आंत में जीवाणु पाए जाते हैं, बड़ी आंत में इस आंत में जीवाणु पाए जाते हैं जो
छोटी आंत, जो छोटी आंत में अपचित, जो छोटे आंत में जिस भोजन का पाचन नहीं होता है उस भोजन का, इस आंत में जीवाणु पाए जाते हैं जो छोटी आंत में अपचित भोजन का किण्वन करते हैं, फर्मेंटेशन। अपचित भोजन का किण्वन करके उसका क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, किण्वन करके उसका पाचन कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है, ज्यादातर पाचन का काम नहीं करती है, कोई पाचन नहीं होता है वैसे, लेकिन नॉर्मल रूप से कुछ बचे हुए जो घटक हैं उनका भी किण्वन करती है। बाकी आप किण्वन करती है इसका ये लिख लेंगे, मुख्य रूप से क्या करता है, ये अपचित भोजन जो है उसका किण्वन करता है। बाकी इसका मुख्य जो कार्य है ये जल का और जो मिनरल्स हैं, वाटर और खनिज लवण, मिनरल्स, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण। बहुत बार ये प्रश्न आपको पूछा भी जाता है, ध्यान रखेंगे। बड़े आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का और खनिज लवणों का क्या करना, अवशोषण करना। नेक्स्ट, आगे हम देखेंगे बड़ी आंत के भाग, हेडिंग डालेंगे बड़ी आंत के भाग, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़े आंत के भाग। और जिस प्रकार से छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार से बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग जो है वो है अंधनाल, अंधनाल। दूसरा है वृहदांत्र, वृहदांत्र। और तीसरा बड़ी आंत का जो भाग है ये रेक्टम, मलाशय, ये सिक्कम है, ये सिक्कम है, अंधनाल या सिक्कम। ये कॉलन है या वृहदांत्र, और ये मलाशय है रेक्टम। ये बड़ी आंत के 3 भाग हैं। छोटी आंत में हमने देखा था, ये भाग था यहाँ पहले ड्यूओडेनम ग्रहणी, फिर था जेजुनम, और पहले ग्रहणी था, फिर अग्र क्षुद्रांत्र था और फिर क्षुद्रांत्र, और इसके बाद में था DJI, इलियम, ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम। ये तो किसके भाग थे, छोटे आंत के। और ये जो CCR है, ये CCR किसका है, बड़ी आंत के भाग हैं। पहले C का मतलब है सिक्कम, दूसरे C का मतलब है कोलन, और तीसरे R का मतलब क्या है, रेक्टम। तो ये अंधनाल है, ये वृहदांत्र है, और ये क्या है, रेक्टम है, मलाशय है। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे इसको, यानी आमाशय से यहाँ निकलने के बाद में ये ग्रहणी है, और ग्रहणी के बाद में फोल्डेड भाग में पड़ रहती है। इसके बाद में लास्ट वाला जो भाग ये क्षुद्रांत्र, ये जो क्षुद्रांत्र है, ये क्षुद्रांत्र फिर किससे जुड़ेगा, ये जो बड़ी आंत का भाग है अंधनाल जिसको बोला जाता है, इस अंधनाल से जुड़ेगा, और यहीं पर अपेंडिक्स पाया जाता है, अंधनाल से जुड़ेगा। और इस अंधनाल का जो लास्ट वाला भाग था, पहले हमने डायग्राम में देखा था, यहाँ अंधनाल का लास्ट वाला जो भाग है वो कौन सा है, रेक्टम है, और जो आगे जाकर के किसमें, एनएस के अंदर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ी आंत के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। बीच वाला भाग क्या है, वृहदांत्र है, बड़ा होता है। इसके बाद में आप इसके नीचे लिखेंगे यह है भाग, चलो 3 भाग हो गए इसके। ये DJI तो हो गया छोटी आंत का, मुख्य रूप से इनको ध्यान में रखेंगे। छोटी आंत के मुख्य 3 भागों का क्रम से नाम लिखिए,
पहले ग्रहणी आएगा, ड्यूोडेनम आएगा, फिर जेजुनम आएगा और इसके बाद में इलियम आएगा। इनके अंग्रेजी नाम आप ज़्यादातर याद रखें और हिंदी नाम भी याद करें। अंधनाल के नीचे आप देखेंगे यह भाग क्षुद्रांतर से जुड़ा रहता है। अंधनाल किससे जुड़ता है? अभी हमने देखा था क्षुद्रांतर से। लिखेंगे इसके नीचे यह भाग क्षुद्रांतर से जुड़ा रहता है। इसके बाद में लिखेंगे अंधनाल के प्रथम भाग से एक नलीनुमा अंग निकला रहता है। अंधनाल के प्रथम भाग से एक नलीनुमा अंग निकला रहता है और इस नलीनुमा जो अंग है इसको कहा जाता है कर्मी रूपी परिशेषिका। कर्मी रूपी परिशेषिका, इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलेंगे। कर्मी रूपी परिशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कर्मी रूपी परिशेषिका। मानव में ये अवशेषण के रूप में पाया जाता है। बाकी लिखिए इसको पहले कि अंधनाल के प्रथम भाग से एक अंगुली ये नलीनुमा अंग निकला रहता है। इस नलीनुमा अंग को क्या कहा जाता है? कर्मी रूपी परिशेषिका कहा जाता है। एक बार लिख लें जिससे आपकी तारतम्यता बनी रहे। नेक्स्ट लाइन में लिखें नीचे डैश लगा करके इस कर्मी रूपी परिशेषिका के बारे में। कर्मी रूपी परिशेषिका मानव में एक अवशेषी अंग है। मानव में एक अवशेषी अंग है। इसी के बारे में लिखेंगे कर्मी रूपी परिशेषिका के बारे में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ यह जंतुओं में कौन? कर्मी रूपी परिशेषिका यह जंतुओं में सेलुलोज का पाचन करता है। अपेंडिक्स जो है वो जंतुओं में सेलुलोज जो घास फूस के साथ जो जंतु घास फूस खाते हैं इनमें सेलुलोज है, भोजन का घटक पाया जाता है। सेलुलोज का पाचन किस में होता है? जंतुओं में। तो हमारे पूर्वज भी पहले पेड़ पौधों की छाल है, घास फूस है, इसका यूज करते थे। इसी प्रकार से आज हमारे में जो नई जनरेशन है, आगामी विकास के साथ, जैव विकास के आगामी प्रक्रिया के साथ साथ एक कर्मी रूपी परिशेषिका है। भोजन करने का तरीका हमने चेंज कर दिया तो कर्मी रूपी परिशेषिका भी हमारे शरीर में कोई काम नहीं रहा, क्योंकि घास फूस हम खाते नहीं हैं और ये काम करती नहीं है। तो आज हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अवशेष अंग हैं जिनका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। तो ये अपेंडिक्स है, ये हमारे शरीर में एक अवशिष्ट अंग के रूप में पाई जाती है, अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, जिसका कोई कार्य नहीं है। बाकी ये जंतुओं में सक्रिय है और जंतुओं में किसका पाचन करता है? ये सेलुलोज का पाचन करता है और इसमें मिथेनोजेन नामक जीवाणु पाए जाते हैं। अपेंडिक्स में मिथेनोजेन नामक क्या पाए जाते हैं? इसमें जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये आप इसके बारे में लिख लेंगे पूरा अंधनाल के नीचे। नेक्स्ट बृहदांत्र के नीचे देखेंगे बड़ी आंत का मध्य भाग है। बृहदांत्र क्या है? बड़ी आंत का मध्य भाग है और इसकी जो लंबाई है, यानी पूरी बृहदांत्र की लंबाई हमने देखी थी कि 1 से लेकर के लगभग 1.5 मीटर होती है। इसमें भी 1.3 मीटर बृहदांत्री है, नाम भी इसीलिए इसको बृहदांत्र दिया गया है। तो इसकी लंबाई है वो लगभग 1.3 मीटर होती है और इसको भी फिर आगे 4 भागों में बांटा गया है। आगे ऐसे लाइन निकाल लेंगे, ऐसे इसको आगे कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। यहाँ से दिखाई देगा आपको, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ही देता है। देखें इसमें भी यहाँ तक दिया है। इसको भी आगे अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि 4 भागों में बांटा गया है। इसको भी, किसको? बृहदांत्र को।
पहला इसका भाग है वो है आरोही। पहला भाग है इसका आरोही भाग, दूसरा है इसका अनुप्रस्थ भाग। पहला भाग लिखेंगे आरोही, दूसरा भाग लिखेंगे इसका अनुप्रस्थ भाग, तीसरा है अवरोही। तीसरा इसका भाग कौन सा है? अवरोही भाग है। और चौथा है इसका सिग्माकार। चौथे भाग का नाम क्या है? सिग्माकार। तो ये वृहदांत करके नीचे लिख देंगे। मलाशय में लिखेंगे बड़ी आंत और आहार नाल का अंतिम भाग। बड़ी आंत का भी है और आहार नाल का भी है। बड़ी आंत तथा आहार नाल का अंतिम भाग कौन है? मलाशय। देखो अगर गुदा आता है तो आप अंतिम भाग गुदा करेंगे, बाकी मुख्य रूप से आहार नाल का अंतिम भाग कौन सा है? मलाशय। और प्रारंभिक जो भाग है वो है मुख गुहा। इसके बाद में आप लिखेंगे मलाशय का अंतिम भाग है वो कहलाएगा गुदा। मलाशय का अंतिम भाग, मलाशय का अंतिम भाग क्या कहलाएगा? गुदा कहलाएगा। नेक्स्ट इसी के नीचे लिखेंगे गुदा नाल में 2 संवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। गुदा नाल होता है मलाशय का अंतिम भाग। इसके नीचे लिख लेंगे कि गुदा नाल में 2 संवर्णी पेशियां। और संवर्णी पेशियों के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि संवर्णी पेशियां क्या काम करती हैं। हमारे आहार नाल में जो बचा हुआ भोजन है और जो भोजन का पाचन होने के बाद में बचा हुआ जो अपशिष्ट भोजन है, दोनों भोजन की, दोनों प्रकार के पदार्थों की ही गति का क्या करती हैं? नियंत्रण करती हैं। तो इसमें लिखेंगे कि गुदा नाल में 2 संवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। संवर्णी पेशियां पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन के पश्चात, जो भोजन के पाचन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थों को, भोजन के पाचन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं। तो ये हो गए हमारे बड़ी आंत के 3 भाग। पहला भाग है, उन्हें देख लेंगे, अंधनाल, दूसरा है बृहदांत्र, तीसरा है मलाशय। CCR अंग्रेजी में याद कर लेंगे, इसको सिक्कम है, ये कॉलन है और ये रेक्टम है। मुख्य अंधनाल के बारे में आप देखेंगे किससे जुड़ता है? ये क्षुद्रांत्र से जुड़ता है। और क्षुद्रांत्र क्या था? छोटी आंत का अंतिम भाग था। और ये जो अंधनाल है, इस अंधनाल के प्रथम भाग से ही, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से ही अंगुली नुमांग, नली नुमांग पाया जाता है। और इसको मतलब क्या कहा जाता है? कर्मी रूपी परिशेषिका या वर्मी फॉर्म। कर्मी रूपी का मतलब इसमें मिथेनोजेन जीवाणु पाए जाते हैं, कर्मी, इसलिए इसका नाम दिया गया है कर्मी रूपी। परिशेषिका है अपेंडिक्स। और ये मानव में तो क्या होता है? अवशेषी अंग के रूप में। मानव में आहार नाल का कौन सा अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है? कर्मी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स। और ये जंतुओं में किसका पाचन करता है? सेलुलोज का पाचन करता है। और इसमें कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? मिथेनोजेन जीवाणु पाए जाते हैं। तो इनको भी आप देख लेंगे। एक इसमें देखेंगे बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा है? बृहदांत्र। बड़ी आंत का भी सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बृहदांत्र है। और एक यहाँ से संवर्णी पेशियों का कार्य भी आपको पूछा जाता है कि संवर्णी पेशियां क्या काम करती हैं। पीछे भी आपको दिखा दिया था। तो संवर्णी जो पेशियां हैं, ये जो बचा हुआ भोजन है, अपशिष्ट भोजन है, हमारे आहार में जो भोजन है, उस भोजन की गति का क्या करती हैं? नियंत्रण करती है। यानी भोजन को कौन से अंग से बाहर निकालना है, उस बाहर निकालते समय भी उस गति का क्या करती हैं? ये नियंत्रण करती हैं। एक अंग से दूसरे अंग में भेजते समय भी संवर्णी पेशियां उनकी गति के ऊपर अपना नियंत्रण रखती हैं। तो ये बात हुई बड़ी आंत की।
और यहाँ अपना मानव का जो पाचन तंत्र था, इस पाचन तंत्र की संरचना का काम अभी केवल जो मुख्य अंग थे, दो प्रकार के हम देखे थे, मुख्य अंग और एक सहायक अंग। मुख्य अंगों की संरचना लगभग यानी सामान्य जानकारी कंप्लीट हुई है। आधारभूत इसकी जानकारियां, इन अंगों के बारे में, कौन सा अंग है, किस प्रकार से क्या काम करता है, कितने भागों में बटा हुआ होता है और बाकी और क्या क्या इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं। अब हम इसमें देख रहे थे सहायक भाग। आहार नाल के जो सहायक अंग थे, उन सहायक अंगों में थी पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां हम पढ़ेंगे। 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां हमने देखी थी। एक लार ग्रंथि थी, दूसरी यकृत थी, और यकृत के बारे में भी आपको बताया था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जिसको कहा जाता है, यकृत को लीवर कहा जाता है। इसको हिंदी में अन्य नाम इसको कलेजा भी कहते हैं, जिगर भी इसको कहते हैं। तो पाचन ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। पाचन ग्रंथियां, हेडिंग डाल लें, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचन ग्रंथि। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि। पाचन ग्रंथियों में भी पहले कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे? लार ग्रंथि पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड है ये। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखें इसमें पहले, लार ग्रंथियों से एक तरल एवं चिपचिपा पदार्थ। लार ग्रंथियों से क्या निकलता है? एक तरल एवं चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और इस तरल एवं चिपचिपा जो पदार्थ है इसको कहा जाता है श्लेष्मा। तरल एवं चिपचिपा पदार्थ निकलता है, इसको क्या कहते हैं हम? श्लेष्मा कहते हैं, यानी लार कहते हैं। यही लार है, श्लेष्मा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लार के कार्य। लार के सलाइवा, फंक्शंस ऑफ सलाइवा, लार के कार्य। सबसे पहला काम इसका लिखेंगे, ये मुंह में लुब्रिकेंट। मुंह में किसका काम करता है? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्नेह, और स्नेह का मतलब होता है घर्षण को कम करने वाला, दो सतहों के बीच में घर्षण को कम करने वाला पदार्थ। जो चिकने पदार्थ होते हैं, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, पेट्रोलियम पदार्थों का जब अभाज्यासन किया जाता है उस समय निकलते हैं, स्नेह निकलते हैं, लुब्रिकेंट निकलते हैं। तो ये जो लार है वो हमारे मुंह में किसका काम करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है, स्नेहक का काम करता है। लिख लेंगे इसको। पहला फंक्शन यह है, लुब्रिकेंट या स्नेहक का कार्य करता है। इसके बाद में दूसरा कार्य लिखेंगे कि लार मुख में, लार जो है ये मुख में भोजन में उपस्थित है। मुख में भोजन में उपस्थित है, किसका पाचन करती है? स्टार्च का। भोजन में उपस्थित लगभग 30% स्टार्च का पाचन है वो मुंह में होता है, और बाकी छोटी आंत में होगा। तो लार मुख में उपस्थित है, मुख में भोजन में उपस्थित है, स्टार्च का पाचन करता है। और हमारे शरीर में भी पाचन की जो सबसे पहले, यानी पाचन का प्रारंभन है, वो भी किसके द्वारा होता है? स्टार्च के। सबसे पहले पाचन मुंह में किसका होता है? नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे चौथा कार्य। दूसरा हो गया ना, तीसरा लिखेंगे जो लार है, मुख, गुहा और जीभ की सफाई। लार जो है इसका तीसरा कार्य क्या है? मुख, गुहा तथा जीभ की सफाई करती है। मुख, गुहा और जीभ की सफाई करती है। और चौथा कार्य है कि लार में अल्फा एमाइलेज, या इसको टाइलिन भी कहते हैं। लार में अल्फा एमाइलेज, लार में लिख लेंगे, लार में अल्फा एमाइलेज, या इसको मतलब क्या कहा जाता है? टाइलिन। अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है।
अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन कर रहा है। इसका पाचन करेगा, ये स्टार्च का पाचन करता है। आप नीचे की लाइन में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टार्च का पाचन करता है। तो स्टार्च है और इसको जो टाइलिन है, टाइलिन भी कह सकते हो, और ये अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि अग्नाशय रस में भी आएगा। तो एमाइलेज है, ये स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोस शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को माल्टोस शर्करा में बदल देता है और फिर जो अग्नाशय रस का जो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, वो एमाइलेज इस माल्टोस को भोजन का पूर्ण पचित घटक जो है ग्लूकोज उसमें बदल देगा, माल्टेज एंजाइम की सहायता से बदलेगा। तो स्टार्च और टाइलिन और एमाइलेज माल्टोज में बदल देगा। तो ये किसके कार्य हो गए, लार के कार्य हो गए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के प्रकार। यहाँ देखो पुनः एक बार थोड़ा सा देख लें कि मुंह के अंदर इन लार ग्रंथियों से, श्लेष्मा किसे कहेंगे, कि लार ग्रंथियों से तरल और एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और इस तरल और चिपचिपे पदार्थ को क्या कहा जाता है, श्लेष्मा कहा जाता है। लार के साथ स्रावित हो गए। काम देखो, लार का पहला काम तो क्या है, स्नेहक का, लुब्रिकेंट का। और लुब्रिकेंट का आपको मैंने बता दिया कि जो दो सतह हैं, उन दो सतहों के बीच में घर्षण को कम करने वाला जो पदार्थ है वो स्नेहक है, लुब्रिकेंट। लार क्या करता है, भोजन के अंदर मुख में भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है, उस स्टार्च का क्या कर देता है, पाचन कर देता है। थोड़ा पाचन करता है, उसका लगभग 30% पाचन है वो करता है। यानी स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोस में बदलता है। और यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि भोजन के पाचन का प्रारंभ है वो भोजन के किस घटक से शुरू होता है। भोजन के पाचन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा होती है, स्टार्च से। कहाँ से होती है, मुख से होती है। इसके बाद में लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन। अल्फा एमाइलेज या टाइलिन जो है वो एंजाइम इसमें पाया जाता है। और यहाँ ये समीकरण देख लेंगे, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि मुंह में स्टार्च का पाचन होने के बाद में स्टार्च है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, माल्टोस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, लार ग्रंथियों के प्रकार। और जैसा कि हम बकल कैविटी पढ़ रहे थे, मुख गुहा पढ़ रहे थे, उस समय भी आपको बताया था कि भाई 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 प्रकार की हैं। एक पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं, कर्णपूर्व ग्रंथियां जिसको बोलते हैं। एक अधोजिह्वा सबलिंगुअल जिसको हम बोलते हैं। एक अधोजंब या अवचिबुकीय ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर। तो हेडिंग डालेंगे कॉपी के बीच में, लार ग्रंथियों के प्रकार। कक्षा 9 के ये कक्षा 10 में हो गए, हम 9वीं के जो विद्यार्थी हैं वो कक्षा 10 में हो चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी, मैं आशा करता हूँ कि अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर तरीके से अपने नोट्स बना रहे होंगे और ग्रीष्मकालीन जो अवकाश आपके चल रहे हैं इनका भरपूर लाभ उठाते रहें। साथ ही साथ अपना अध्ययन भी जारी रखें आनंद के साथ। जो भी आपको जितना समय मिल रहा है उस समय के अनुसार आप एक फिक्स समय बनाएं। और एक थोड़ा सा अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा इस YouTube के बारे में थोड़ा सा अभ्यस्त उनको इस प्रकार से करें कि किस प्रकार से आपको वीडियो देखना है, कहाँ रोकना है, ये जानकारी आप उनको दें। जो अन्य गेम वगैरह ये खेलते हैं उनके बजाय थोड़ा सा इस लाइन में डालने का प्रयास करें ताकि बच्चों का भविष्य भी बन सके। घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी उनको समय मिलता है, और मेरे हिसाब से कम रोजाना के जितने आपको वीडियो प्राप्त हो रहे हैं उतने वीडियो अगर आप लिखते जाएंगे तो शायद
वो बच्चे जो इनका पूरा अपना एक सिस्टम से बैठ करके अध्ययन करेंगे, वो बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे। अभी अपनी जो 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की एग्ज़ाम जो 10 मई को होनी थी, वो भी पोस्टपोन हो गई है। तो उसके बारे में भी कुछ क्लासें आपको बताएंगे, रीजनिंग की, सामान्य जानकारी के बारे में। और सामान्य विज्ञान जो आती है वो तो लगभग इनमें से पूछ ली जाती है और जोड़ दे करके भी आपको बताया जाता है कि यहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। तो इन सब बातों को विशेष ध्यान रखते जाए तो उनको लिखते हैं। तो देखिए, लार ग्रंथियों के प्रकार हम देखेंगे। तो लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। पहले लिखेंगे आप कर्ण पूर्व ग्रंथि, कर्ण पूर्व ग्रंथि। एक है अधो जिह्वा ग्रंथि, अधो जिह्वा ग्रंथि, और एक है अधो जंभ, या इसको अवचिबुकीय, जो पीछे भी हम इसका शायद चित्र भी हम बना चुके हैं, अवचिबुकीय भी इसको बोलते हैं, अधो जंभ। ये जो आपकी है कर्ण पूर्व, ये तो है पैरोटिल, ये पैरोटिल है। एक आपकी सबलिंगुअल है, अधोजिह्वा, सब लिंगुअल, और एक अधोजंभ है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। 3 प्रकार के रहते हैं। नीचे लिखे कर्ण पूर्व के नीचे, यह है कर्ण के नीचे, यानी कान के नीचे स्थित होती है, कर्ण के नीचे स्थित होती है, और इससे पदार्थ निकलता है, उसका नाम है सीरम। कौन सा पदार्थ निकलता है इससे? इससे जो लार निकलता है, इसे कर्ण पूर्व लार ग्रंथि से, इसको हम बोलते हैं सीरम। सीरम का स्राव करती है। और इसके बाद में आप लिखेंगे अधोजिह्वा के नीचे, यह है जीभ के नीचे स्थित होती है। किसके नीचे? जीभ के नीचे स्थित होती है, और यह श्लेष्मा का श्रावण करती है। जीभ के नीचे स्थित होती है और किसका श्रावण करती है? ये नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, श्लेष्मा का श्रावण करती है, यह श्राव करती है। अधोजंभ के नीचे लिखेंगे निचले जबड़े के नीचे, ये कहाँ स्थित होती है? निचले जबड़े के नीचे स्थित होती है। लाइन को आप पूरी लिखेंगे, मैं कई बार ऐसे जैसे निचला जबड़ा लिख करके ही छोड़ दिया, तो ये विद्यार्थियों से पुनः मैं इधर ध्यान आकर्षित करूंगा कि वो पूरी लाइन ही लिखें। जैसा मैं बोल तो पूरा रहा हूँ, लेकिन लिखने में कुछ वर्ड हैं जिनको हम कम लिख देते हैं, तो इतना आप हिंट नहीं लगाएं, क्योंकि आपको तो पूरा एक नोट्स अच्छी तरह से तैयार करना है। तो ये अधोजंभ है, एक ही शब्द को बार बार बोल रहा हूँ, 4-5 बार मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो वहीं आप वीडियो को पॉज करके उसको समझ सकते हैं आसानी से। नहा धो करके, खाना वाना खा करके, पानी वानी का अपना जग है, लोटा है, वो पास में रख के, आसन वासन जचा के, और फिर शांतिपूर्वक माहौल में बैठें। ऐसे नहीं कि भाई सारे घर वाले एक ही जगह बैठे हैं और वहीं भी आप बैठे हुए हो, और उधर भी राम कथा चल रही है और अपनी भी राम कथा चल रही है, तो दोनों ही राम कथाएँ समझ में नहीं आएंगी। एक अलोन अपनी जगह बैठें और फिर इसको भरपूर तरीके से, क्योंकि कक्षा में भी आपको यही चीज़ें बताई जाएंगी, तो पुनः आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत फायदा आपको मिलेगा इनसे। पुनः देखें, अधोजंभ का मतलब है सबमैंडिबुलर, और ये है निचले जबड़े के नीचे स्थित होती है, निचले जबड़े के नीचे स्थित होती है। इसके बाद में लिखेंगे मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित है, इस प्रकार की ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये श्लेष्मा का और सीरम का दोनों का श्रावण करती है। नीचे लिख लेंगे, ये है श्लेष्मा तथा सीरम, श्लेष्मा तथा सीरम
दोनों का ही क्या करती है, श्रावण करती है, दोनों को निकालती है, दोनों का ही श्राव करती है। तो ये हो गई लार ग्रंथियों के प्रकार। उतारें इसको, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हो गई, कर्णपूर्व हो गई, और दूसरी अधोजीव्या हो गई, तीसरी अधोजंब हो गई। कर्णपूर्व में लिख लेंगे कान के नीचे, शिरम का श्रावण करेगी। अधोजीव्या में लिख लेंगे जीभ के नीचे स्थित होती है, श्लेष्मा का श्रावण करेगी। और अधोजंब के नीचे लिख लेंगे निचले जबड़े के नीचे, मैंडिबुलर जबड़ा, और ये मिश्रित है, ये श्लेष्मा का श्रावण भी करेगी और सीरम का श्रावण भी करेगी। तो ये लार ग्रंथियों के प्रकार कंप्लीट हुए। इसके बाद में नेक्स्ट डैश लगाएंगे नीचे, और डैश लगा के लिखेंगे लार ग्रंथियों के प्रकार के नीचे लिखे मानव में प्रतिदिन लगभग 0.5 लीटर यानी 500 ml से लेकर के 1.5 लीटर मानव में प्रतिदिन मानव कितने लार का स्राव करता है, 0.5 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर लार का स्राव करता है। 0.5 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर लार का स्राव करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लार ग्रंथि किस प्रकार की हैं, बहिस्रावी। लार ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथि हैं, बहिस्रावी ग्रंथि है। एक्सोक्राइन है ये, एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथियां। देखो 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, बहिस्रावी होती हैं और एक अंतःस्रावी होती हैं, एंडोक्राइन होती हैं एक, और एक एक्सोक्राइन होती है। बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो एंजाइम स्रावित होते हैं, इनके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं उनको तो हम कहते हैं एंजाइम, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं उसको हम कहते हैं हार्मोन। तो आप पीछे के कक्षाओं में पढ़े होंगे कि लैटिन भाषा के हार्मोन शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रासायनिक पदार्थ निकलता है वो हार्मोन है, बहिस्रावी ग्रंथियों से जो रासायनिक पदार्थ निकलता है वो एंजाइम है। और अंतर क्या है, इन रासायनिक पदार्थों को लक्षित अंगों तक ले जाने के लिए इनमें पाई जाती हैं नलिकाएं, और इनमें नलिकाएं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथि तो नलिका युक्त होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो नलिका विहीन होती हैं। इसमें लिख लेंगे चित्र और मायने का। आपको ध्यान यहाँ रखना है कि जो लार ग्रंथि वो किस प्रकार की है, बहिस्रावी है। किस प्रकार की ग्रंथि है ये, बहिस्रावी है। वहां एक मिश्रित शब्द आया था अपना अधोजंब में कि भाई अधोजंब जो है वो मिश्रित है। वहां मिश्रित का मतलब है कि वो दोनों प्रकार का काम कर रही है, कर्णपूर्व जैसे ग्रंथि का भी काम कर रही है और वो अधोजीव्या दोनों ग्रंथियों का काम कर रही है। कौन सी ग्रंथि, अधोजंब, यानी कर्णपूर्व और अधोजीव्या ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है, अधोजंब ग्रंथि है। यानी कर्णपूर्व तो सीरम का श्रवण कर रही थी और अधोजीव्या जो है वो श्लेष्मा का श्रवण कर रही थी, लेकिन अधोजंब है जो सब मैंडिबुलर है वो शीरम भी निकालती है और श्लेष्मा भी निकालती है, इसलिए उसको मिश्रित कर रहे हैं। हाँ, एक थोड़ा सा इसका चित्र बना लें। देखो यहाँ ये पैरोटिड है, 3 जोड़ी होती हैं। जोड़ी का मतलब टोटल संख्या इनकी 6 होती है, लेकिन लार ग्रंथियों की संख्या नीचे डैश लगा करके जो आपका छोटा बना, लार ग्रंथियों की संख्या, संख्या का मतलब 3 जोड़ी,
एक जोड़ी का मतलब 2, इसलिए टोटल कितनी हो गई 6 हो गई। यहाँ जो ये टंग है, जीभ है, इसके नीचे एक जोड़ी इधर और एक जोड़ी यहाँ, ये है, इनका बना लेंगे आप चित्र। ये वाली जो है ये अधोजिह्वा है, अधोजिह्वा सबलिंगुअल, ये सबलिंगुअल है, ये है अधोजंभ, या इसको अवचिबुकीय ग्रंथि भी कहते हैं, अवचिबुकीय सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर, और यह है कर्णपूर्व यानी पैरोटिड। बनाए लाल ग्रंथियों का आप चित्र बना लें। इसके बाद में हम, ये तो पहली पाचन ग्रंथि हो गई अपनी लाल ग्रंथियां, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पैंक्रियाज के बारे में। अग्नाशय, अगली पाचन ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। चित्र में अगर आपको बनाने में समस्या आ रही है तो आपका जो मोबाइल है, इस मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे आपका जो वीडियो चल रहा है उसमें कई मोबाइल ऐसे हैं, और बाकी आप ज़्यादा जानते हैं आजकल के बच्चे, जैसे 3 लाइनों को स्पर्श करेंगे, ऐसे चलते हुए वीडियो को पॉज करो और पॉज करके उसको 3 लाइनों से ऐसे टच करते ही, मेरे वाले में 3 लाइनों से हो जाता है, तो 3 लाइनों को ऐसे करते ही उसका क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और वो स्क्रीनशॉट आपका जो गैलरी है उस गैलरी के एल्बम में चला जाएगा। तो वैसे साहब काफ़ी एक्सपर्ट है आजकल, ये टेक्निकल जो ज़माना है इसमें। और फिर वहाँ से उस गैलरी में से उसको आसानी से आप अपने पहले रफ में बना लें, और रफ में बना करके उसको फिर कॉपी में बना लें। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अगली पाचन ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय पाचन ग्रंथि है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि तो लिखेंगे, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके बारे में आप ध्यान देंगे, यह एक क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। और यहाँ मिश्रित ग्रंथि का मतलब है यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का क्या करती है, कार्य करती है। यहाँ मिश्रित शब्द का तात्पर्य अलग है, और वहाँ जो अधोजंभ था लाल ग्रंथि में, उसमें मिश्रित शब्द का तात्पर्य था सीरम और श्लेष्मा का स्राव, और यहाँ मिश्रित शब्द का तात्पर्य है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की तरह क्या करना, कार्य करना। तो मिश्रित ग्रंथि है, और यहीं से आप इसमें 2 लेग डिवाइड करके बता देंगे कि मिश्रित कैसे है। एक लेग यहाँ और एक लेग यहाँ। मिश्रित में आप पहले तो लिखेंगे अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, और दूसरी लेग में आप लिखेंगे बहिस्रावी। अंतःस्रावी की तरह भी काम करती है, और ये बहिस्रावी की तरह भी कार्य करती है। इसमें लिखेंगे आप नीचे अंतःस्रावी में तो क्या है, देखो यहाँ परिभाषा भी हो जाएगी। अंतःस्रावी और बहिस्रावी आपको पूछी जाए कहीं, याद सारा करना है, जरूरी नहीं है कि कोर्स में है वही याद करें, क्योंकि आप विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको थोड़ा अच्छा गहनता से अध्ययन करें। अंतःस्रावी का मतलब है इस भाग के द्वारा, अंतःस्रावी जो भाग होता है अग्नाशय ग्रंथि का, इस भाग के द्वारा हार्मोन का स्राव होता है। हार्मोनों का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? हार्मोनों का स्राव होता है। इसमें अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि में मधुमक्खी के छत्ते के आकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको लैंगरहैंस वीथिकाएं कहते हैं, और वहां से ही अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करती है।
इस भाग के द्वारा हार्मोनों का स्रावन होता है। और बहिस्रावी में लिख देंगे कि इस भाग द्वारा एंजाइमों का स्रावन होता है। एंजाइमों, और एंजाइमों भी हम पाचन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पाचक एंजाइमों का क्या होता है? पाचक एंजाइमों का स्रावन होता है। और पाचक एंजाइमों के रूप में भी अग्नाशयी रस है, पुस्तक में लिख लेंगे अग्नाशयी रस, पैंक्रियाज जूस, यानी पाचक एंजाइमों और पाचक एंजाइमों के रूप में भी कौन से निकलते हैं? अग्नाशयी रसों का स्रावन होता है। यहाँ क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। और ये ध्यान रखेंगे, यहीं से देखेंगे इसमें दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलता है इंसुलिन और दूसरा निकलता है यहाँ ग्लूकागोन। दो प्रकार के हार्मोनों का क्या होता है? यहाँ स्रावन होता है। फिर इसमें आप काम भी लिख लेंगे साथ में, ये दोनों हार्मोन इंसुलिन और ये ग्लूकागोन, इसमें तो लिखेंगे यह हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। ग्लूकोज के स्तर को ये तो कम करता है, और ये इसका जस्ट अपोजिट काम करता है। इसमें लिखेंगे यह हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। यह हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। तो ये तो क्या करता है? यह हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, और ये जो हार्मोन है ये रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। और इसमें एक और होता है सोमेटोस्टेरोन, जो हार्मोन है सोमेटोस्टेरोन हार्मोन भी स्रावित होता है इस भाग द्वारा। मैं लिखेंगे इस भाग द्वारा सोमेटोस्टेरोन